मेरी मौत के बाद दिल छू लेने वाली कहानी। एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईना को तोड़ते हुए मैंने जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख। एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। पूजा भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज लगाते हुए बोली, माँ कोई भी नहीं है कमरे में, और यह शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छुपी होगी, ध्यान से देख। मम्मी ने अंदर से आवाज लगाई। पूजा ने बिल्ली का नाम सुनते ही ऐसे डर के भागी कि मुझे हंसी आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही हो? पूजा भागते भागते रुक गई और एक अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया हो। मैं खुश हो गया, कोई तो है जो मुझे सुन पा रहा है। पूजा, मैं हूँ तुम्हारा ध्रुव। हाँ पूजा, मैं तुम्हारा ध्रुव, कहते हुए मैं पूजा की तरफ गया। पूजा मेरे लिए नहीं रुकी थी। दरवाजे पर उसकी चुनरी फंस गई थी। वह अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार बिना किए किचन की तरफ दौड़ लगाने लगी। मैं भी दुपट्टा का दूसरा छोर पकड़ते उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूजा और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथा ठनका, अब तो खाएगी यह डांट। बावली लड़की है ये तो, भला बिल्ली से कौन डरता है? क्या हो गया तुझे, क्यों भाग रही है? बिल्ली ही होगी कोई, बाघ तो है नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे। जरूर बड़ी बिल्ली ही होगी, पूजा बोली। तू फौजी की बीबी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी है तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। आज आए जाएगा ध्रुव तो बोल देना कि पहले घर की आतंकवादियों का सफाया करे, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। पूजा भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को यह बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा हूँ इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला, जाकर फोन कर ध्रुव को। कल रात को हुई थी बात, बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा, नाश्ता तैयार रखना। 8:45 बज गए हैं, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फोन, लेकिन वह नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको, आज मैं बात भी नहीं करूंगी, पूजा ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और फोन कर, जा मेरे फोन से कर ले, माँ ने कहा। पूजा ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि पूजा को मेरा नंबर याद रहता है। वह अपने फोन से भी मुझे नंबर डायल करके फोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में तो सबसे पहले या दूसरे नंबर पर ही रहता है। फिर भी आदत से मजबूर है। घंटी जा रही है, लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज सुनकर मैंने जेब को टटोला तो
मेरे जेब में फोन नहीं था। संदेश आते हैं वाले गाने की सीटी मुझे बहुत पसंद थी। मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होना भी एक कारण था और उस गाने से मुझे बहुत लगाव था। फोन की रिंगटोन की आवाज गूंज रही थी एक सुनसान जंगल में। मोबाइल जमीन पर हल्की दूब घास से ओस की बूंदों को ढके हुए वाइब्रेट कर रहा था और उसके थोड़ी ही दूर पर एक गाड़ी का एक दरवाजा जला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग जल रही थी। रिंगटोन की आवाज कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसे हुए कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल के पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फोन आ रहा था और मैं जानता था कि मेरी पत्नी पूजा कर रही है। उन लाशों में खुद को देखकर मैं जोर से चिल्लाया, नहीं, मेरी नहीं। बोलने की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी, वह भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा। उसके सीने को मसलने लगा ताकि सांस वापस आ सके, लेकिन यह असंभव था। मैं हिम्मत हार चुका था। एक तरफ पूजा और माँ दोनों को मेरा इंतजार था और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं, लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम सब एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। ध्रुव यार, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल किसकी चुराया करेंगे? राहुल ने शरारती अंदाज से कहा। राहुल मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वह दोस्त के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उसे हमेशा के लिए झगड़ा कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोचता रहता था। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता था तो मुझे यकीन हो गया कि वह सब मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन राहुल तब तक दीवार लांघ कर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि राहुल मेरा अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते राहुल ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीबी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फोन से मैसेज भेजा था, पूजा से मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने इसे बताया था तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी ही दूर गए थे कि राहुल का सैड इमोजीज के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू यार। मैंने स्माइल भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वह यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी पिंजौर की तरफ। पंजाब बॉर्डर से होते हुए हिमाचल की तरफ जाना था क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े सीट पर कब्जा किया था और पेट के बल लेटकर कोहिनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। पूजा को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश होना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लेटे हुए एक सेल्फी ली और पूजा को सेंड कर दिया।
तब भी पूजा को यकीन नहीं आया, क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी ठिठोली करता रहता था, पुरानी फोटो भेजकर। उसने तुरंत वीडियो कॉल किया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था, तो मैंने फोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल करने लगा। तो पूजा का मैसेज आ गया, मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी, लेकिन अब मैं माँ के साथ मार्केट जा रही हूँ। शाम को आकर कर लूंगी, टाइम मिलेगा तो। नहीं भी की तो कल तो आप आ ही जाओगे। पूजा का मैसेज देखने के बाद मैंने दोबारा कॉल बैक नहीं किया। माँ को कॉल कर लिया। हेलो, प्रणाम माँ। बैठ गया तू गाड़ी में? थोड़ी ध्यान से आना। ठीक है, माँ ने कहा। लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोल पड़ी। मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है, और जब बहू ने खुश होकर बताया कि तू आ रहा है, तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना जरूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू घर आया था। सपना तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब से ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊं तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से खत्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है। तेरे सपने पर तो किताब ही लिखी जा सकती है। अभी वह सब छोड़, तू यह बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह। मैंने कहा, ऐसा मत पूछो आप, जो पकाते हो वह स्पेशल होता है, कुछ भी पका लेना। मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा। माँ को मार्केट जाना था, तो फोन जल्दी काट दिया। रास्ते में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाना लगाकर सोने ही बेहतर समझा। मेरी एक और खास बात थी, जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वह खास बात यह है कि मुझे जहां आंख बंद करके 5 मिनट रह लिया, वहीं नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी पे, कभी किसी पत्थर पर, कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतजार करती आंखें मूंदने की। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। पूजा ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब पूजा ने माँ के फोन पर फोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में ही बेसुध पड़ा हूँ। फोन पर फोन आ रहे थे और मैं चारों तरफ जंगल जल रहे गाड़ियों के पुर्जों और साथियों के लाशों को देख रहा था। एक अजीब सा डर मेरे मन में था, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला कि शीशे में मेरी परछाई नहीं दिखने की वजह क्या थी। पूजा ने क्यों मुझे पहचाना नहीं, क्यों माँ ने भी मुझे महसूस नहीं किया। मुझे सब मालूम हो चुका था। इस सब का कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वह सबको छोड़कर घर चली गई। अब मैं घुटनों के बल आकर गिर पड़ा, मोबाइल की तरफ गया। झाड़ियाँ इतनी थी कि कोई ठीक से तन कर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मोबाइल को पकड़ने लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नजर आया। मैंने पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो लखराता हुआ फौजी को अपने सामने पाया, जिसने वह मोबाइल उठाया और आने वाले कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल किया। हेलो, एक गाड़ी अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया, क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकियों का हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था। गाड़ी पर इलेक्ट्रिक का करतूतों से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ दिया और पलटते हुए गाड़ियों पर गोलियां चलाने लगे। मैं बहुत मुश्किल से सभी फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूं।
ओके हम करते हैं कुछ, कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे यह तो रघु है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता कि एक बार फिर पूजा का कॉल आया। रघु ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूँ मैं पूजा भाभी को, कैसे उठाऊं फोन? अरे फोन उठाना प्लीज, उठा ले और बोल दे कि ध्रुव आ रहा है, उसे बोल दे। मैंने कहा। रघु भी बोल पड़ा, मुझ में नहीं है हिम्मत, लेकिन ध्रुव आएगा। ध्रुव गौर घर तो जाएगा, वह भी पूरे सामान से। तिरंगा उसका कफन होगा, तिरंगा में लिपट कर वह घर पहुंचेगा। उससे पहले पहुंच चुकी होगी उसकी कहानी। जिस तरह उसने इन 8 आतंकवादियों का जीना हराम किया था, घुसपैठियों को उनके कैंप में घुसकर मारने का किताब भी तो ध्रुव को हासिल था। यही नहीं, ध्रुव ने अकेले आतंकवादियों से लड़कर सुपर हीरो की किताब जो हासिल की है, उस दिन को कैसे देश भूल जाएगा जब 4 जवानों को शहीद करने वाले आतंकियों ने ध्रुव को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दे दी थी कि और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकियां दे रहे थे। तो ध्रुव उन शर्तों को न मानने को कहा, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली थी। तो ध्रुव ने उन सभी आतंकियों के साथ उनके शर्तों का भी नामो निशान मिटा दिया था। रघु अकेले अकेले आंखों में पानी लिए तारीफ किए जा रहा था। उसने फोन तो नहीं उठाया, लेकिन अब वो अपने ही फोन पर फोन करने लगा, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद था कि यहीं कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरण अब झाड़ियों से होते हुए हमारी तरफ आने लगी और झाड़ियों की ओस भी कोहरा बनकर उड़ने लगी। रघु हमारी लाशों के पास ही बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उसकी मदद के लिए कोई आए। मैं जान चुका था कि मैं मर गया हूँ, इसलिए अभी इन झाड़ियों से ज्यादा जरूरत था घर जाकर यह देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुँच गई। घर गया तो अभी भी वहाँ कुछ पता नहीं था। वो लोग टेंशन में जरूर थे कि 9:15 हो गए, लेकिन मैं अभी तक नहीं आया और ना ही फोन उठा रहा था। तेरे पास उसके दोस्त का नंबर होगा, किसी को फोन करके पूछ। माँ ने पूजा से कहा। एक का ही नंबर है, राहुल का, लेकिन वह साथ नहीं आ रहे। मैंने किया था उनको फोन। पूजा ने कहा, एक बार और करके पूछ ले, वह ध्रुव के अलावा किसी और का फोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ के जिद को देखते हुए पूजा ने फिर से राहुल को फोन किया। इस बीच राहुल की रघु से बात हो चुकी थी मेरे फोन से, इसलिए राहुल सब जानता था। एक झिझक के साथ राहुल ने फोन उठाया। हेलो भैया, आपकी हुई बात उनसे? पूजा ने कहा। राहुल के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने काफी रोनी सी आवाज से कहा, भाभी आप टीवी खोलो। कहते हुए राहुल ने फोन काट दिया। टीवी खोलो सुनते ही पूजा सुन पड़ गई। एक तरफ राहुल की दर्द भरी आवाज और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। पूजा की हिम्मत नहीं हुई कि टीवी खोले। फिर भी वह आगे गई और टीवी खोलते हुए सोफे पर बैठ गई। पूजा को शांत देखकर माँ की चीख निकल आई। सुबह सुबह शीशे के टूटना पहले ही अपशगुन था। ऊपर से उसकी दाई आंख सुबह से फरफरा रही थी, जिसे वह सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी में समाचार इस प्रकार थे। सुपर हीरो ध्रुव और उसके साथी हुए आतंकवादियों के धोखे का शिकार। कुछ दिन पहले ध्रुव के दिखाए कारनामों से डरते हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किया पलटवार। देश को फिर से हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माता के 6 पुत्र अब हमेशा के लिए सो गए अपनी मां के गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश देगा भावपूर्वक श्रद्धांजलि। शहीद जवान ध्रुव की जगह उसकी मां निर्मला देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते पूजा बेहोश हो गई
और माँ की आंखों से आंसू बहते हुए टीवी पर नजर गड़ाए हुए ना कुछ देख रही थी ना कुछ सुन पा रही थी, क्योंकि जो उसने सुना था उसके अलावा उसके सुनने लायक कोई भी बात नहीं थी। पी गाड़ी हॉर्न देकर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंगिंग हो रहा था। बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सिर बस के स्लो मोशन चलाने से उत्पन्न कंपन से कांप रहे थे और पसीने से भरा हुआ ध्रुव आंखों से आंसू बह रहा था। फिर अचानक एक तेज ब्रेक से ध्रुव सीट के नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से एकदम उठा और देखने लगा कि किसी ने उसे गिरते हुए देखा तो नहीं, वरना फिर से खिल्ली उड़ाने लगेंगे। शुक्र है सब मजे से सो रहे थे। बस ड्राइवर जगा हुआ था। खिड़की से बाहर जगते हुए उबासी लेते हुए मैं झट से उठकर बैठ गया। हे प्रभु, ये सुपर हीरो बनने के सपने क्यों इतने तंग करते हैं मुझे। अपने फौजी साथियों के साथ मुझे इतने सारे आतंकवादियों को उनके ही कैंप में जाकर कैसे मारा मैंने, और मैं खुद भी तो मरा बेकार। आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था। कहते हुए ध्रुव ने हेडफोन कान में लगाते हुए पूजा को फोन किया। हेलो, उठ गई या सो रही हो? अभी नींद ही किसे आती है, पता नहीं जब आप आने वाले होते हो तो नींद कहाँ गायब हो जाती है, पूजा ने कहा। अरे लेकिन अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरे 3 घंटे हैं मेरे आने में, और बस की रफ्तार जैसी है उस हिसाब से तो 4 घंटे लग सकते हैं, ध्रुव ने कहा। आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है, मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटपट करने लगी है, शायद कुछ स्पेशल बनाने वाली है आज आपके लिए, पूजा ने कहा। चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा हूँ। और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊंगा। आज तो सपना मेरा इतना डरावना था कि जब उठा तो पूरी आंख भीग गई थी, पूजा ने कहा। ऐसा भी क्या देख लिया? चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। ओके बाय, ध्रुव ने कहा और फोन काट के आंख बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे। अब ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी। वह उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपनों पर तो किताब लिखी जा सकती है। एक बार फौजी से रिटायर हो जाऊं, फिर लिखूंगा अपने सपनों को, कहते हुए ध्रुव सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफर के साथ में फिर एक नया सपना। ध्रुव की लाइफ तो नींद और सपनों में ही उलझ गई थी। अभी तक के सपने में वह एक सुपर हीरो था। अगर नींद में देखेगा तो वो हमेशा सुपर हीरो सपने में ही रहेगा। असल जिंदगी में सुपर हीरो बनने के लिए खुली आंखें से सपना देखना होता है और मेहनत करनी होती है। ध्रुव को मेहनत करना पसंद है, लेकिन सिर्फ सपनों में। इसलिए वह बिना मेहनत के जहां आंख बंद करता है वहीं सो जाता है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको इमोशनल के साथ साथ आपके चेहरे पर एक स्माइल भी लाई होगी।